So friends, in today's session we are going to discuss our human resource management elective paper unit number 10 that is based on performance management. इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 9 तक आपको पीडीएफ यूनिट वाइज थ्योरी और यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है एवीएम में भी है, तो जो लोग एवीएम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये टॉपिक काम आएगी, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल बी है, ठीक है, उसमें भी ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझनी है। पहले हम लोग समझेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस का यूज़ क्या है, 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, फिर देखेंगे दोस्तों हम लोग कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है, और फाइनली हम लोग देखेंगे की रिजल्ट एरियाज क्या है। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक which we will discuss in this particular unit. We are covering AVM, BFM, BR, BL, AVFM and elective paper HRM. What you will get unit wise theory videos, unit wise theory PDF, unit wise MCQs videos, unit wise MCQ PDF. Besides that, you will get full length mock test at the end of syllabus completion. What is the cost for this subject? The cost is rupees 799 for videos plus PDF, each compulsory subject, and rupees 449 for elective paper, and for PDF it is rupees 299 for each compulsory subject and rupees 199 for elective paper. And you opt for all these 5 paper together, then 20% discount I will provide. So to get more detail you can WhatsApp me on the number shown on this screen. Now let's continue our today's session. तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या और परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाए। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो व्हाट इज पीएमएस। पीएमएस दोस्तों, पीएमएस का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है मेजर करने का, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेजरिंग इवेल्युएटिंग जॉब रिलेटेड बिहेवियर एंड आउटकम्स टू डिस्कवर रीजन ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक फॉर्मल वे है, स्ट्रक्चर्ड वे है। हम लोग मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करते हैं, जॉब को मेज़र करते हैं, जॉब रिलेटेड बिहेवियर को मेज़र करते हैं, मतलब जॉब से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको मेज़र करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, और फिर उसके आउटकम्स को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। आउटकम्स को देखते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि क्या रीज़न है परफॉर्मेंस का, ठीक है, और कैसे हम लोग इफेक्टिवली परफॉर्म करें फ्यूचर में, ताकि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो सोसाइटी है, सभी लोग बेनिफिट करें। यही होता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग मेज़र करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। क्या मेज़र और इवेल्युएट करते हैं, जॉब से रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं उसे मेज़र करते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं, और आउटकम्स को इवेल्युएट करते हैं ताकि पता लग सके कि किस कारण से ऐसा परफॉर्मेंस है और किस प्रकार से हम इसे इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। यही हमारा पीएमएस है। तो जब से सबसे इम्पॉर्टेंट फेमिलियर आस्पेक्ट जो है पीएमएस का वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे मोस्ट फेमिलियर आस्पेक्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना दोस्तों, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल डिराइव होता है कहाँ से, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं अपने मिशन और विजन के बेसिस पे, वहाँ से ये अप्रेजल को डिफाइन किया जाता है। तो परफॉर्मेंस को मैनेज करना ये मैनेजरियल एक्टिविटी है, और इसके कारण से बहुत सारे एचआर इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे कि रिवार्ड्स दिया जाता है, ट्रेनिंग दिए जाते हैं, डेवलपमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, और ये सभी कंपनी के ग्रोथ को शो करता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग फ्यूचर भी देखते हैं और पास्ट भी देखते हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में, कलेक्टिव परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। जितने भी एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग मिलकर उनका कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ये एक ऐसा प्रोसेस है फॉर लुकिंग द पास्ट एंड लुकिंग द फ्यूचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोथ पास्ट और बोथ फ्यूचर दोनों को हम लोग देखते हैं। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल ईयर अप्रेजल जो किया जाता है, आज का जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसमें ज़रूरत हो गया है कि आप परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली इवेल्युएट करें, और जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उनको समझना है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्स्टेंटली मेज़र किया जा रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यही होता है दोस्तों कि हमें कंटिन्यूसली इवेल्युएशन करना है परफॉर्मेंस का, और सभी एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस जो है कॉन्स्टेंटली मेज़र किया जा रहा है। जो हमारा ग्रेस पीरियड हुआ करता था, ठीक है, जो ग्रेस पीरियड था वो कम हो गया है, वो ग्रेस पीरियड कुछ वीक्स हो गए हैं,
दे हैड बीन श्रंक टू फ्यू वीक्स, ठीक है। और दोस्तों वो डिपेंड करता है कि जॉब की क्या डिमांड है। मेजरमेंट मैट्रिक्स को रख दिया गया है, इसका डायरेक्ट रिलेवेंस है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, ठीक है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है लेट डाउन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, फर्दर प्लानिंग, प्रायोरिटाइज और एग्री किया जाता है, जो कि वे फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों कुछ मेजर इंग्रेडिएंट हैं जिसको क्लियर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव को एग्री किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट द लेट डाउन ऑब्जेक्टिव, फीडबैक इज प्रोवाइडेड एंड फर्दर प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड एग्रीइंग मेक अप द वे फॉरवर्ड। So what is PMS? PMS refers to the process of establishing goals, assessing employees and implementing the annual performance appraisal process. तो PMS में क्या होता है दोस्तों, आप गोल को इस्टेब्लिश करते हैं, आप एम्प्लॉय को एसेस करते हैं और एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्लीमेंट करते हैं। दीज थिंग आर इंक्लूडेड अंडर PMS। गोल क्या है, एम्प्लॉय को एसेस करना और एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्लीमेंट करना। अब दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन गोल ये है कि आप एक कंसिस्टेंट, फेयर और इक्विटेबल प्रोसेस बनाएं ताकि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर सकें अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास एक कंसिस्टेंट, फेयर और इक्विटेबल प्रोसेस होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल प्रोसेस होना चाहिए ताकि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर सकें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम लोग किस सवाल का आंसर ढूंढते हैं। पहला सवाल ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी सेट आउट टू डू, क्या हमारा टाइम फ्रेम है, क्या हमने उसे अचीव किया, क्या हम उसके बाद क्या करने वाले हैं और कैसे हम जानेंगे कि हमने अचीव किया या नहीं किया। ये सभी सवाल का जवाब हमें मिलेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। तो दोस्तों मैं आपको कुछ साइलेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है। पहला है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल, यानी इंडिविजुअल का गोल को डेवलप करना KRA के बेसिस पे। KRA क्या होता है, की रिजल्ट एनालिसिस के बेसिस पे और ऑर्गेनाइजेशन की गोल के बेसिस पे आपको गोल सेट करना है इंडिविजुअल के लिए, राइट। सेकंड है अलाइनमेंट ऑफ गोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि आपने खाली गोल सेट कर लिया तो आप बैठ गए, नहीं, आपको उस गोल को अलाइन करना है, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल गोल आपने सेट किया है उसका जो सम टोटल है वो ऐड होना चाहिए अचीवमेंट ऑफ द, तो वो सभी अलाइन होना चाहिए कॉर्पोरेट गोल के अचीवमेंट से, राइट। दैट शुड अलाइन टू द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल। So alignment of goal across the organization, that is sum total of individual goal must add up to the achievement of the corporate goal. This should be ensured. तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मैनेज, ठीक है, यहाँ गलती से मैनेजर लिखा गया, इट शुड बी मैनेज असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों क्या है कि अप्रेजल किया जाता है दोस्तों इमीडिएट मैनेजर के द्वारा बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बाय द अप्रेजी। देखिए दोस्तों एक होता है अप्रेजी और एक होता है अप्रेजर। तो अप्रेजर जो अप्रेज करेगा और अप्रेजी यानी खुद जो एम्प्लॉय है। तो दोस्तों एम्प्लॉय सेल्फ एसेस भी तो करते हैं, तो इस एम्प्लॉय ने सेल्फ एसेस किया, ठीक है, और उनके ऊपर का जो मैनेजर है वो उसका अप्रेजल करेगा। तो ये होता है मैनेजर असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेजर क्या असेसमेंट कर रहा है उनके परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो जो मैनेजर्स हैं वो अप्रेजल करेंगे, जो अप्रेजी है उन्होंने जो अपना सेल्फ असेसमेंट किया है उसके बेसिस पे मैनेजर क्या करेंगे, अप्रेजल देंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना एकम्प्लिशमेंट बता पाता है, वो बता पाता है कि हाँ मैंने ये अचीव किया है इस पार्टिकुलर ईयर में, राइट। तो ये एम्प्लॉय का सेल्फ असेसमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जो पाँचवा तरीका है वो है 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या पीयर, इसे पीयर असेसमेंट भी कहते हैं या 360 डिग्री असेसमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक सोफिस्टिकेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, ठीक है। दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ व्यूज फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉस, सबऑर्डिनेट एंड पीयर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों 360 डिग्री व्यूज में क्या, 360 डिग्री मेथड में क्या होता है कि आप जो है अपने बॉस से, सबऑर्डिनेट से, पीयर्स से, जो मित्र हैं उनसे व्यूज लेते हैं और उसके बेसिस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, इसे आप कह सकते हैं पोटेंशियल असेसमेंट भी कह सकते हैं। आप कॉम्पिटेंसी को असेस करते हैं। और फाइनली क्या है कोचिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग करते हैं फ्यूचर कैरियर के पोजीशन का। तो फ्रेंड्स ये 7 पॉइंट है, मैंने आपको समझाया 7 साइलेंट पॉइंट है जो कि हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है। क्या क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, इंडिविजुअल गोल को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी इंडिविजुअल गोल को अलाइन करना, फिर आपको जो मैनेजर होते हैं उनका असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस का,
जो एम्प्लॉय होते हैं उनका सेल्फ असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस का, 360 डिग्री असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस का, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है और कोचिंग एंड डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, ये खुद में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट, और ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहुत सारी किताबें हैं कि कैसे आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक तरह का मैनेजमेंट है, ठीक है। ये बेसिस की तरह काम करता है, किस तरह एम्प्लॉय जो है अपने मैनेजर के साथ काम करे हर एक दिन में। तो ये जो 7 प्रोसेस है ये इन्हांस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। तो दीज 7 प्रोसेस इन्हांसेस द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। यदि आप इन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे कारण क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा कंपनी का ओवरऑल प्रोसेस जो होगा मैनेजमेंट का वो बढ़ेगा। और दोस्तों बहुत अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 70%, ये देखा गया है दोस्तों, लगभग 70% ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वेल एस्टेब्लिश नहीं है, कंसिस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और जिस 30 ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें कंसिस्टेंट भी है वहाँ भी देखा गया है कि उनमें एनुअल अप्रेजल होता है, ठीक है। वो बाकी प्रोसेस को मैनेजर के सोच पे छोड़ देते हैं, बाकी मतलब 70% में तो होता ही नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और 30% जिसमें होता भी है तो उसमें भी एनुअल अप्रेजल होता है, राइट। सो दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के सिस्टम की बात करते हैं। तो दोस्तों बिगेस्ट कंप्लेन रिसर्च में ये देखा गया है दोस्तों कि इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन HR डिपार्टमेंट, 61% ऑफ लाइन मैनेजर। दोस्तों मैं आपको रिसर्च का डाटा बताता हूँ कि जो 61% है लाइन मैनेजर, ठीक है, वो इस प्रोसेस को वो फील नहीं करते कि जो प्रोसेस अभी के समय में है वो ग्रेटर परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो 56% है मैनेजर वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रोसेस से, और जो हमारे 51% HR मैनेजर हैं, ठीक है, वो हैप्पी हैं इस प्रोसेस से। तो दोस्तों मैनेजर से पता है बिगेस्ट कंप्लेन क्या आता है कि दे आर नॉट गिवन इनफ गाइडलाइन ऑन हाउ टू एसेस पीपल। उनको गाइडलाइन ही नहीं मिल रहा है कि कैसे लोगों को एसेस किया जाए। और तो बिगेस्ट कंप्लेन एम्प्लॉय से ये आ रहा है दोस्तों कि बिगेस्ट कंप्लेन फ्रॉम द एम्प्लॉय इज दैट द प्रोसेस इज नॉट इक्विटेबल। जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है वो ना ही इक्विटेबल है और ना ही फेयर है, मतलब बायसनेस है, किसी की सबके प्रति इक्विटेबल नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ा कंप्लेन आ रहा है मैनेजर के द्वारा, और किनके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा। मैनेजर का कंप्लेन क्या है कि उनको गाइडलाइन ही नहीं दिया जा रहा है, और एम्प्लॉय का कंप्लेन क्या है कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है वो इक्विटेबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कार्य प्रगति पर है, वो स्थिति है, समझ गए। क्योंकि मैनेजर का अपना कंप्लेन है, एम्प्लॉय का अपना कंप्लेन है। मैनेजर कह रहा है कि हमारा ये जो प्रोसेस है इसको हमें गाइडलाइन ही नहीं मिला है, और एम्प्लॉय कह रहे हैं कि ये इक्विटेबल प्रोसेस नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों आज की जो कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है और जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वर्कफोर्स का, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज हो वो इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लीडरशिप के पाइपलाइन को इम्प्रूव किया जाए, वर्कफोर्स के स्किल को इम्प्रूव किया जाए, रिटेंशन बढ़ाया जाए और स्टाफिंग को बढ़ाया जाए, ताकि जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं उसको हम लोग मीट कर सकें, राइट। तो दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ कैसे किया जाता है ये। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोस्तों एक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे ये ग्राउंड रूल एस्टैब्लिश करता है फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो कन्वर्सेशन का रूल्स है वो कौन इस्टेब्लिश करता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द मोस्ट, अब देखिए एक चीज़ समझिए, बहुत सारे HR के टेक्स्ट बुक में परफॉर्मेंस असेसमेंट को 2 फंडामेंटल पीस में बांटा गया है। कौन कौन फंडामेंटल पीस है? तो पहला है वाट मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वाट डिड दिस पर्सन अकम्प्लिश, यानी ये आदमी ने, इस आदमी ने क्या क्या अकम्प्लिश किया, क्या वैल्यू वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर रहा है, क्या वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, तो ये होता है वाट। और दूसरा जो फंडामेंटल पीस है वो है हाउ में क्या होता है कि कैसे इस आदमी ने रिजल्ट को अचीव किया, उसकी स्किल और कॉम्पिटेंसी क्या है, वो कितने कॉर्पोरेट वैल्यू से अलाइंड है, तो ये हमारा आता है दोस्तों हाउ में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि मोस्ट विजिबल फॉर्म है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, तब आपसे यदि पूछा जाए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मोस्ट विजिबल फॉर्म कौन सा है, तो आप जवाब देंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये एक डेवलपमेंटल टूल है जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है।
अब दोस्तों परफॉर्मेंस को कुछ फैक्टर्स के अगेंस्ट मेजर किया जाता है, जैसे कि जॉब नॉलेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इनिशिएटिव, लीडरशिप एबिलिटी, सुपरविजन, डिपेंडेबिलिटी, कोऑपरेशन, जजमेंट, वर्सैटिलिटी एंड हेल्थ। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि जॉब के बारे में कितनी नॉलेज है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है आउटपुट की, इनिशिएटिव कौन से ली जा रही है, ऑल दिस थिंग। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो बहुत सारा मेथड को डिवाइस किया गया है ताकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर कर सकें इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और प्रत्येक मेथड इफेक्टिव है रिलेटिव मैनर में। तो दोस्तों जो भी मेथड है अप्रेजल का उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट ओरिएंटेड मेथड और एक है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। तो पास्ट ओरिएंटेड मेथड में सबसे पहला मेथड आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारा स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट, जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, आउटपुट, अटेंडेंस, एटीट्यूड। तो ये सभी डिफरेंट स्केल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्केल में एक्सेलेंट से पुअर होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्केल है, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे गुड है, यहाँ पे एक्सेलेंट है। तो आप देखेंगे कि जॉब डिपेंडेबिलिटी में क्या कंडीशन है, आप देखेंगे कि उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय इनिशिएटिव क्या लेता है, उसकी आउटपुट क्या है, उसकी अटेंडेंस कैसी है, उसकी एटीट्यूड कैसी है। तो इन सभी को आप रेटिंग करेंगे कि इस एम्प्लॉय का गुड देंगे, किसी को आप एक्सेलेंट देंगे, किसी को आप पुअर देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका ये जिसे हम लोग कहते हैं रेटिंग स्केल। अब इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, एडवांटेज ये है कि इसको अडेप्ट करना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है, इसका कॉस्ट कम है और सभी तरह के जॉब को आप इवेल्युएट कर सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय के लिए। तो ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। और इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। लेकिन दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है कि रेटर की बायसनेस है। अब जो रेटिंग दे रहा है वो तो हो सकता है ना कि पक्षपात करे, बायसनेस हो, राइट। सो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा जो हमारा ओल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल एनालिसिस मेथड है वो है ट्रेट एनालिसिस। इस मेथड में क्या होता है दोस्तों, चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ यस और नो बेस्ड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड। एक चेकलिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यस जवाब दीजिए या नो जवाब दीजिए, यस जवाब दीजिए या नो जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो रेटर होते हैं ना वो रिपोर्टिंग का काम करते हैं या चेकिंग का काम करते हैं, और जो एचआर डिपार्टमेंट होता है दोस्तों वो क्या करता है, एक्चुअल इवैल्यूएशन एचआर डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पे रेटेड का काम इवैल्यूएशन का नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग ट्रेट एनालिसिस। ट्रेट एनालिसिस में चेकलिस्ट बनाया जाता है दोस्तों। एक एक बात को ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि रिपोर्टिंग और चेकिंग ये रेटर नहीं करता है, कौन करता है, ये एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो ट्रेट एनालिसिस में क्या बताया कि चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ यस और नो बेस्ड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग ट्रेट एनालिसिस। इसका एडवांटेज क्या है कि ये आसान है एडमिनिस्ट्रेट करना, इकोनॉमी सस्ता होता है और इसमें लिमिटेड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना भी आसान है। डिसएडवांटेज क्या है कि रेटर का बायसनेस होगा और एचआर भी हो सकता है कि इम्प्रॉपर वेट दे दे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं ट्रेट एनालिसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तीसरा जो हमारे पास ओल्ड एनालिसिस है, ओल्ड मेथड है, वो है फोर्स चॉइस मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अरेंज इन द ब्लॉक ऑफ 2 और मोर आर गिवन। तो स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो दो के ब्लॉक में, जैसे एक स्टेटमेंट हुआ, 2 स्टेटमेंट हुआ, दो के ब्लॉक में दिया जाता है, किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों फोर्स चॉइस मेथड में, और जो रेटर होता है इंडिकेट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो आदमी रेटिंग करेगा वो बोलेगा कि नहीं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दिया रहेगा इसको, ठीक है। तो उसको स्टेटमेंट पहले से दिया जाता है, उसको बस ट्रू फॉल्स बताना रहता है रेटर को, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उसको चॉइस फोर्स किया जा रहा है, वो अपना चॉइस नहीं लगा सकता, उसको या तो ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है, ठीक है। तो रेटर इज फोर्स टू मेक अ चॉइस, इसीलिए नाम इसका रखा गया है फोर्स चॉइस मेथड। और इसमें एचआर डिपार्टमेंट ही एक्चुअल असेसमेंट करता है, राइट। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो एक हमने देखा, इससे पहले क्या देखा था दोस्तों, ट्रेट एनालिसिस, जिससे मैंने आपको बताया था कि रेटर केवल रिपोर्टिंग करता है और चेकिंग जो है एचआर डिपार्टमेंट करती है, सारा असेसमेंट एचआर डिपार्टमेंट करती है, ठीक है। और रेटिंग स्केल में क्या बताया था कि जो रेटर है, ठीक है, वही अपने यहाँ एक्सेलेंट और पुअर देता है, जो रेटिंग स्केल होता है। तो ये सब पॉइंट है। अब दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है फोर्स चॉइस मेथड का। सो फोर्स चॉइस मेथड का एडवांटेज है एब्सेंस ऑफ पर्सन बाइस, राइट। इसमें जो दोस्तों पर्सन बाइसनेस क्या होता है, नहीं होता है इसमें फोर्स चॉइस मेथड में। क्यों नहीं होता है दोस्तों बताइए, फोर्स चॉइस मेथड में बाइसनेस क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों फोर्स चॉइस मेथड में बाइसनेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एचआरएम का सारा काम है, इसको बस दिया गया है दोस्तों क्या कि आप जो है बस
यस या नो में, ट्रू और फॉल्स में जवाब दीजिए, ठीक है, दैट्स वाई। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन आंसर आप दे रहे हैं वो आप रॉन्ग फ्रेम कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि जो क्वेश्चन आंसर आप फ्रेम कर रहे हैं वो हो सकता है रॉन्ग फ्रेम कर रहे हो। तो ये हमारा फोर्स चॉइस मेथड है। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को क्लस्टर किया जाता है अराउंड अ हाई पॉइंट ऑन अ रेटिंग स्केल। एक रेटिंग स्केल पे दोस्तों आप एम्प्लॉय को क्लस्टर करते हैं, ठीक है, अराउंड अ हाई पॉइंट, और रेटर को कंपेल किया जाता है, जो रेटिंग देगा वही रेटर होता है, कि आप एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ऑन ऑल पॉइंट ऑन द स्केल। उस स्केल पे जो भी पॉइंट है 1 2 3 4 सभी पॉइंट पे आप क्या कीजिए, स्केल कीजिए, राइट। तो ये रेटर को दिया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये एज्यूम किया जाता है इस पार्टिकुलर मेथड में कि परफॉर्मेंस इज कन्फर्म टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो परफॉर्मेंस जो है वो माना जाता है कि वो कंफर्म है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, सो दिस इज अबाउट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, हेयर एम्प्लॉय आर क्लस्टर्ड अराउंड अ हाई पॉइंट ऑन रेटिंग स्केल। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं वो हाई पॉइंट पे क्लस्टर रहते हैं, ठीक है, और रेटर को कंपेल किया जाता है कि आप एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करें सभी पॉइंट पे। पहले वो क्लस्टर रहते हैं हाई पॉइंट पे, और रेटर का काम है कि सब पॉइंट पे आप डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। और ये एज्यूम किया जाता है दोस्तों कि परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन अनरियलिस्टिक होना और सेंट्रल टेंडेंसी का एरर यहाँ पे हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड का जो अप्रोच है वो सर्टेन क्रिटिकल बिहेवियर पे फोकस्ड है। एम्प्लॉय के कुछ क्रिटिकल बिहेवियर होते हैं जिस पे फोकस रहता है, दैट मैच डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है परफॉर्मेंस में डिफरेंस करता है। सुपरवाइजर एज वेल एज व्हेन दे ऑकर रिकॉर्ड सच इंसिडेंट। तो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में क्या होता है दोस्तों, कुछ क्रिटिकल बिहेवियर एम्प्लॉय के उस पर फोकस रहता है। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन जो किया जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में, उसमें इवैल्यूएशन एक्चुअल जॉब बिहेवियर पे किया जाता है, उसके बेसिस पे किया जाता है, और रेटिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सपोर्ट किया जाता है। फीडबैक आसान होता है, बाइसनेस को घटाता है, और सबऑर्डिनेट इंप्रूवमेंट का चांस बहुत हाई रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि नेगेटिव इंसिडेंस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, पॉजिटिव उनको फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है, और क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने बात किया क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड की। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करती है और ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट इंकरेज नहीं किया जाता। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ असेसमेंट इंकरेज नहीं किया जाता, मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को यूज करती है या ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको हम लोग ACR कहते हैं, इसके फॉर्म में रिपोर्ट दिया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, रेटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है कुछ आइटम के रिस्पेक्ट में, जैसे अटेंडेंस कैसा है, सेल्फ एक्सप्रेशन कैसा है, टीम वर्क कैसा है, लीडरशिप कैसा है, इनिशिएटिव कैसा है, टेक्निकल एबिलिटीज़ कितनी है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, ऑरिजिनलिटी कैसी है, रिसोर्सफुलनेस कैसी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल टेक्निक यूज किया जाता है, तो आप जवाब देंगे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड का सिस्टम है, ये दोस्तों हाईली सेक्रेटिव है और कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इसमें जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं वही केवल इस चीज़ को रखते हैं, और SSC को फीडबैक दिया जाता है एडवर्स एंट्री में ही। मान लीजिए कुछ एडवर्स एंट्री हो गया तो वहाँ पे SSC को फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसके हाईली सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों पेन पोर्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो असेसर हैं वो पिक्चर करते हैं राइटिंग में अबाउट द SSC रिगार्डिंग इज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एज वेल एज पोटेंशियल, ठीक है। आर्मीज में इस मेथड को यूज किया जाता है कैडेट्स को इवेल्युएट करने के लिए, तो कहते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो दोस्तों हमने 7 मेथड देखे, ये सभी मेथड्स हमारे पास रिलेटेड मेथड है। क्या क्या देखे एक बार रिकॉल कीजिए। रेटिंग स्केल मेथड, इसमें दोस्तों रेटिंग दिया जाता है डिफरेंट स्केल के बेसिस पे, गुड, एक्सेलेंट और पुअर ऐसे करके।
रेटर देता है रेटिंग। दूसरा हमने देखा ट्रेड एनालिसिस, यहाँ पे दोस्तों चेकलिस्ट तैयार किया जाता है ट्रेड स्टेट के स्टेटमेंट के बेसिस पे, यस या नो के फॉर्म में। एचआर डिपार्टमेंट का काम है ट्रेड इसका एनालिसिस असेसमेंट करना। नेक्स्ट है फोर्स टू चॉइस मेथड, इसके अंदर दोस्तों ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट के फॉर्म में ट्रू या फॉल्स करना दिया जाता है, यानी चॉइस फोर्स किया जाता है रेटर पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, उसके बाद हमने देखा क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में दोस्तों क्रिटिकल जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का उस पर फोकस किया जाता है। फिर हमने देखा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेथड, फिर हमने देखा पेन पोर्ट्रेट मेथड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेथड, और जो हमारे आर्मीज होते हैं वहाँ पे पेन पोर्ट्रेट मेथड को यूज़ किया जाता है, यानी पिक्चर में लिखा जाता है, राइट। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड की। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ दोस्तों बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, और इसमें ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, मैनेजमेंट गुरु ने इंट्रोड्यूस किया है, पीटर ड्रकर। पूछा जा सकता है ये एमबीओ का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो याद रखिएगा पीटर ड्रकर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव कौन स्टेट करेगा, मैनेजमेंट। तो जो भी हमारा मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो एमबीए का प्रोसेस में क्या क्या होता है कि आप गोल इस्टेब्लिश करते हैं, आप डिज़ायर आउटकम इस्टेब्लिश करते हैं हर एक सबऑर्डिनेट के लिए, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट को बताते हैं कि तुम्हारा गोल ये है और तुमसे ये आउटकम डिज़ायर किया जा रहा है। फिर आप परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, और फिर फाइनली आप क्या करते हैं कि जो परफॉर्मेंस अचीव हुआ उसको गोल सेट से कंपेयर करते हैं हर एक एम्प्लॉय को। मतलब इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय को आपने कहा था कि तुम्हारा ये गोल है और उसने क्या अचीव किया, फिर उसको असेसमेंट करते हैं, और फिर रीजन पता लगाते हैं कि क्यों शॉर्टफॉल हुआ, आखिर उसको जो गोल दिया गया था वो पूरा क्यों नहीं कर पाया, इसका रीजन पता लगाते हैं, और फिर नया गोल देते हैं, नया स्ट्रेटजी देते हैं अगले साल के लिए। तो आपको पता चलेगा रीजन से कि हाँ अरे यहाँ पे हमारा शॉर्टफॉल था, तो उसको आप इम्प्रूव करेंगे, राइट, और फिर नया स्ट्रेटजी बनाएंगे, नया गोल बनाएंगे अगले साल के लिए। तो यही होता है दोस्तों हमारा क्या, दिस प्रोसेस आर इंक्लूडेड अंडर एमबीओ। एमबीओ क्या होता है दोस्तों, हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फैक्टर फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सपोर्ट फैक्टर है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये इनकरेज करता है हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को। तो ये सबसे पहले हाई लेवल परफॉर्मेंस को इनकरेज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम होता है उसमें हम लोग एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास पोटेंशियल है, उन्हें रिवार्ड करते हैं, और फिर डिटरमाइन करते हैं एम्प्लॉय की नीड क्या क्या है डेवलपमेंट के लिए। तो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना जिसकी पोटेंशियल हाई है उनको आप रिवार्ड देते हैं, राइट। और इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, और फिर एम्प्लॉय की नीड को डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कॉर्पोरेट प्लान को अचीव करने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करने के लिए अप्रेजल सिस्टम के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों फीडबैक मैकेनिज्म की। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है किसी एक सेंट्रल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आपको केवल फीडबैक ही नहीं मिलता इंडिविजुअल को, बट ऑल्सो हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से क्या होता है कि उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय को फीडबैक मिलता है कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, और आप इस प्रकार से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी असेसमेंट कर पाते हैं। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है उसका इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। जो अप्रेजल्स होते हैं उनके पास एलिमेंट होता है डिस्कशन का बिटवीन अप्रेजर एंड अप्रेजी, ठीक है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के इवेंट को डिस्कस किया जाता है और अगले साल के बेटरमेंट के लिए प्लान बनाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूज़ कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, तो सबसे पहला यूज़ है प्रमोशन में, ठीक है। तो प्रमोशन में सबसे पहला यूज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। दूसरा यूज है दोस्तों कन्फर्मेशन में, यदि किसी एम्प्लॉय को आपको कन्फर्म करना है तो वहाँ यूज होगा। तीसरा यूज है दोस्तों ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के लिए भी दोस्तों आप परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ कर सकते हैं। चौथा यूज है दोस्तों कॉम्पेंसेशन में, कॉम्पेंसेशन जो दिया जाता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। और लास्ट है हमारा कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, ठीक है। तो इन सभी में आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ कर सकते हैं। अब जरा आप एक चार्ट से समझिए कि क्या क्या गोल है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, व्हाट आर द मेजर गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पे दिखाया गया है जनरल गोल। जनरल गोल में आता है दोस्तों डेवलपमेंटल यूज, यहाँ पे स्पेसिफिक गोल। डेवलपमेंटल यूज में इंडिविजुअल नीड, परफॉर्मेंस, फीडबैक, ट्रांसफर एंड प्लेसमेंट स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंटल नीड्स, ये स्पेसिफिक गोल है। जनरल गोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और यूजेस। स्पेसिफिक गोल क्या है, सैलरी प्रमोशन, रिटेंशन, टर्मिनेशन, रिकॉग्निशन, ले ऑफ, पुअर परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों जनरल गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस,
अब स्पेसिफिक गोल क्या है? HR प्लानिंग, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को TNA कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट, HR सिस्टम इवेल्युएशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी। उसके बाद आता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब कि HR रिकॉर्ड एंड इंडिविजुअल डोजियर वैलिडेशन और रिसर्च लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये सभी पॉइंट्स हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के गोल्स के रिगार्डिंग। दोस्तों मॉडर्न मेथड की यदि हम बात करें तो मॉडर्न मेथड में एक होता है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल और एक होता है दोस्तों कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, की बिहेवियर इंडिकेटर। सो ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कशन किया एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जिससे आप लोग जॉब रिलेटेड बिहेवियर को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और आउटकम को डिटरमाइन करते हैं, ताकि पता लगा सके कि परफॉर्मेंस ऐसा क्यों रहा। जो मोस्ट फेमिलियर एस्पेक्ट है PMS का वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताया कि इसमें आप गोल इस्टेब्लिश करते हैं, एम्प्लॉय को असेस करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को। उसके बाद आपको कुछ फीचर्स बताए कि पहले आप गोल डेवलप करेंगे, इंडिविजुअल गोल डेवलप करेंगे, फिर उस गोल को अलाइन करेंगे क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप मैनेजर के परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सेल्फ असेसमेंट करवाएंगे, 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करेंगे, कोचिंग एंड डेवलपमेंट करवाएंगे। ये सभी साइलेंट फीचर्स है, ये सभी 7 प्रोसेस हैं जो कि रिलेशनशिप बढ़ाता है मैनेजर और एम्प्लॉय का। और मैनेजर का बिगेस्ट कंप्लेन ये है कि उसको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, और एम्प्लॉय पीपल का जो एम्प्लॉय है उनका कंप्लेन है कि उनको इक्विटेबल और फेयर प्रोसेस नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल का आपको टेक्निक बताया, पास्ट ओरिएंटेड मेथड, फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। पहला बताया रेटिंग स्केल, यहाँ पे दोस्तों रेटिंग दिया जाता है रेटर्स के द्वारा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि एक्सेलेंट, गुड, पुअर, ऐसा करके। उसके बाद ट्रेड एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों? ट्रेड एनालिसिस में चेकलिस्ट बनाया जाता है स्टेटमेंट का, जो कि ट्रेड को इवैल्यूएट करता है, यस या नो फॉर्म स्टेटमेंट में। फोर्स चॉइस मेथड में दोस्तों ट्रू और फॉल्स के दे दिया जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को, और उसको ट्रू और फॉल्स करना रहता है। तो एक तरह से ये फोर्स किया जा रहा है, इसलिए नाम रखा गया इसका फोर्स चॉइस, ठीक है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए। फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एम्प्लॉय क्लस्टर रहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, और रेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एम्प्लॉय को ऑल पॉइंट पे, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंस में क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो क्रिटिकल बिहेवियर है उसको एसेस किया जाता है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है परफॉर्मेंस में। फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पुराने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को इनकरेज नहीं किया जाता, और यहाँ पे रिपोर्ट दिया जाता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के फॉर्म में, CR के फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों पेन पोर्ट्रेट मेथड होता है, जिसमें ये खासकर आर्मी में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एसेसर जो है राइटिंग में लिखता है SSC के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरा तरीका है हमारे पास फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड, जिसमें MBO आता है। MBO होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है कि उसने, तो इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले किसी इंडिविजुअल का गोल बताते हैं, उसको आउटकम बताते हैं, फिर उसका स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, फिर उसको वो क्या अचीव किया और क्या गोल उसके दिया गया था उसे एसेस करते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके बाद शॉर्टफॉल क्यों हुआ और नया गोल को इस्टेब्लिश करवाते हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताया क्यों यूज़फुल है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेड मेंबर के लिए रहेगा। जो लोग इस तरह के वीडियोस चाहते हैं HRM के सभी टॉपिक्स के लिए, वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, तो मैं आपको पेड प्लान के बारे में डिटेल बता पाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेसन। धन्यवाद।